विषय अकाउंट, चैप्टर 7, रोकड़ बही और उसके प्रकार। मैं आपकी टीचर योगी स्नेहलता। आज हम बात करते हैं, लास्ट वीडियो में हमने खाने वाली रोकड़ बही के बारे में चर्चा किया था, जिसमें रोकड़ के हमने देखा था साधारण रोकड़ बही देखी, खाने वाली रोकड़ बही जहाँ पे रोकड़ और बट्टे के बारे में हमने चर्चा की थी। अब हम बात करते हैं रोकड़ और बैंक के खानों में। बैंक एक कृत्रिम व्यक्ति यानी कि आर्टिफिशियल पर्सन के तौर पे हम मानते हैं। और हम जब रोकड़ की बात करते हैं तो रोकड़ क्या है? रोकड़ में हम माल संपत्ति का नियम इस्तेमाल करते थे, जबकि बैंक का व्यवहार आएंगे तो वहाँ पे हम व्यक्तिगत खाता का नियम हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दोनों के बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते। पहले हम रीड करते, फिर उसके बारे में उसकी बात करते। इस प्रकार की रोकड़ बही साधारण रोकड़ बही की तुलना में दोनों तरफ एक एक खाना आगे बढ़ जाएगा। जैसे हमने रोकड़ और बट्टे में देखा था, रोकड़ और बट्टे में तो बट्टे की जगह यहाँ पे बैंक हो जाएगा, खाने दो ही रहेंगे। दैट मीन्स आपका तारीख का खाना रहेगा, विवरण का रहेगा, रसीद नंबर रहेगा, खाता प्रश्न नंबर रहेगा, रोकड़ बैंक, इस तरीके से दो खाने यानी कि आपके 12 कॉलम हो जाएंगे। यहाँ पे खानों के साथ व्यवहार लिखा जाता है। बैंक खाता जो है वो व्यक्तिगत खाता के रूप में समझा जाता है, जैसे मैंने बताया, और उसका ही नियम लागू होगा। लेने वाला खाता उधार और देने वाला खाता जमा लागू पड़ेगा। इस प्रकार रोकड़ बही के बैंक खाना और रोकड़ खाना होते हैं। इसलिए बैंक व्यक्ति का नियम लागू पड़ेगा और रोकड़ के खाने में माल संपत्ति का नियम लागू पड़ेगा। बैंक में कौन कौन से व्यवहारों का समावेश होता है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। जब बैंक में रोकड़ या रकम भरी जाए, चेक भरा जाए, ड्राफ्ट भरा जाए, कोई देनदार अपने खाते में सीधी रकम भर दे, बैंक अपने खाते में ब्याज या अन्य वसूल करके जमा करे, तब बैंक से इसमें वृद्धि होती है। ऐसे व्यवहारों में बैंक लेने वाला व्यक्ति है, इसलिए नियम अनुसार उसे उधार किया जाता है। भरा जाए तब उधार किया जाता है और उसी परिणाम स्वरूप वही में उसे उधार पक्ष में लिखा जाता है। ये सारे व्यवहार जो मैंने अभी रीड किए वो सब उधार पक्ष में लिखा जाएगा। और जब बैंक में से रकम निकाली जाए, चेक चुकाया जाए, बैंक में हमारे खाते में कमीशन, चार्जेस या ओवर ब्याज उधार करें, तब हमारी ओर से बैंक चार्जेस चुकाया जाए। जैसे बिजली बिल है, बीमा प्रीमियम है, टेलीफोन बिल है, तब हमारी बैंक से कमी होती है। ऐसे व्यवहारों में बैंक देने वाला व्यक्ति होता है, इसलिए उनके खाता जमा होता है और इसलिए उन्हें जमा पक्ष में लिखा जाता है। स्टूडेंट खास, जब बैंक में ऊपर के ट्रांजैक्शन भरी जाए तब उन्हें उधार पक्ष में किया जाता है, और जब बैंक निकालती है या देती है या जमा करती है, ठीक है, किसी और खाते का खर्चा, तो उसे जमा किया जाता है। तो ये इसके रोकड़ और बैंक के हैं कि बैंक है तो माल संपत्ति का नियम इस्तेमाल होगा, आए तो उधार और जाए तो जमा। और बैंक नहीं, रोकड़ है तो माल संपत्ति का नियम, रोकड़ है तो माल संपत्ति का नियम, और बैंक है तो व्यक्तिगत खाता का नियम। लेने वाले खाते उधार और देने वाले खाते जमा। और बैंक में जब रकम भरी जाए, चेक भरा जाए, ड्राफ्ट और देनदार की सीधी रकम, ये सब होगा तो उधार होगा। और बैंक में रोकड़ निकाली जाए, चेक चुकाया जाए, ऐसा सब खर्चे चुकाए जाए, तो वो खाते जमा होगा। ये स्टूडेंट्स आपको अच्छे से याद रखना है। अब बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट, जब व्यापारी ने बैंक में जमा शेष से अमुक अधिक रकम निकालकर बैंक के साथ समझौता किया हो, तब ऐसी सुविधा को बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। व्यापारी को जब बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्राप्त हो, तब बैंक की उधार बाकी या जमा बाकी हो सकती है। यदि बैंक खाने की जमा बाकी आती है तो अधिक निकालना सूचित है और ओवरड्राफ्ट की रकम ब्याज के दर से चुकाना पड़ता है।
ठीक है। अब सीधी भाषा में मैं आपको बता दूँ, बैंक ओवरड्राफ्ट यानी कि ये सुविधा सिर्फ और सिर्फ व्यापारी को दी जाती है। ये सुविधा सिर्फ और सिर्फ बैंक के द्वारा, व्यापारी बैंक के द्वारा व्यापारियों को दी जाती है। जब उन्हें व्यापार में अधिक पैसे की आवश्यकता हो तो उनके बैंक खाते में जितनी रकम है उससे अधिक रकम लेने की उनके पास सुविधा होती है, और उसे निश्चित समय के बाद, निश्चित समय में या निश्चित समय के बाद जो ब्याज की दर निश्चित की गई है उस दर के अनुसार उन्हें पैसे बैंक को वापस चुका देने पड़ते हैं। यानी कि ये व्यापारियों के लिए बैंक के द्वारा एक सुविधा दी जाती है जिससे उनके कार्य में किसी तरीके की अवरोध या किसी तरीके की रुकावट ना आए व्यापारी को, इसलिए बैंक की तरफ से इनको बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है। अब जमा खर्ची व्यवहार के बाद, जब हम रोकड़ और बैंक की बात करते हैं, जब हम रोकड़ और बैंक के व्यवहारों की चर्चा करते हैं तब खास हम जमा खर्ची व्यवहार, जहाँ पे एक ही व्यवहार का दोनों पक्ष में, उधार और जमा दोनों ही पक्ष में एंट्री होती है, उसे हम जमा खर्ची व्यवहार कहते हैं। ठीक है, वापस से, जब कोई भी ऐसा व्यवहार है जो व्यवहार दोनों ही पक्ष में यानी कि उधार पक्ष और जमा पक्ष दोनों को ही प्रभावित करता है या दोनों ही पक्ष में असर करता है, ऐसे व्यवहार को हम जमा खर्ची व्यवहार कहते हैं। जमा खर्ची व्यवहार है तो हम खाता प्रश्न नंबर जो होता है ना, ख प लिखते हैं, वहाँ पे हम जा और ख, जा और खा, सिर्फ जा और खा ऐसे दो अक्षर लिख के हम उसमें लिख देते हैं जिससे आइडेंटिफाई हो सके कि ये ट्रांजैक्शन जमा खर्ची है, उधार में भी और जमा में भी। इस तरीके से उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये जमा खर्ची व्यवहार, इसलिए इसकी डबल एंट्री हुई है। ठीक है, तो अब इसे हम रीड करते हैं। जमा खर्ची व्यवहार, जिस आर्थिक व्यवहार में रोकड़ और बैंक दोनों खाते प्रभावित होते हैं, जुड़े होते हैं, ऐसे व्यवहार को हम जमा खर्ची व्यवहार कहते हैं। उदाहरण से, बैंक में से रोकड़ निकाला या बैंक में रोकड़ भरा, ऐसे व्यवहार का लेखा रोकड़ और बैंक दोनों खाने में की जाती है। यानी कि जब हम रोकड़ और बैंक के खाते बनाते हैं तो उधार और जमा दोनों पक्ष में उसका लिखा जाता है, यानी रोकड़ के कॉलम में भी और बैंक के कॉलम में भी, तो वो दोनों ही प्रभावित होते हैं। रोकड़ और बैंक दोनों खाते रोकड़ बही रखी गई हो तो रोकड़ बही के दोनों तरफ असर की जाती है। यानी कि इस प्रकार के व्यवहार का लेखा जब रोकड़ और बैंक दोनों खानों वाली या रोकड़ बही में रखी गई हो तो रोकड़ बही के दोनों तरफ व्यवहार आता है। ठीक है, जमा खर्ची व्यवहार सिर्फ और सिर्फ रोकड़ और बैंक का जब हम खाने वाली रोकड़ बही बनाते हैं तभी ही जमा खर्ची व्यवहार उद्भव होते हैं, और उसी में ही जमा खर्ची व्यवहार की असर की जाती है। रोकड़ और बट्टे में नहीं की जाती और बैंक और बट्टे में भी नहीं की जाती है। इसके बाद रोकड़ और बैंक वाली रोकड़ बही या रोजनामचा, रोकड़ खाता बैंक खाते की आवश्यकता पूरी करता है, अर्थात ऐसी रोकड़ बही रखी हो तो रोकड़ वही खाता बही में रोकड़ बैंक खाता खोलने की आवश्यकता नहीं रहती है। जमा खर्ची व्यवहार की असर रोकड़ और बैंक पर ही होती है, उसकी खतौनी करनी नहीं पड़ती, परंतु खाता पृष्ठ नंबर में यानी ख पृष्ठ नंबर में जा और खा यानी जमा खर्ची व्यवहार लिखा जाता है। सामान्य रूप से जमा खर्ची व्यवहार के दो प्रकार हैं, धंधा में से बैंक में से रोकड़ भरा या धंधा के लिए बैंक में से रोकड़ निकाला। ये दो तरीके के ट्रांजैक्शन हैं जो जमा खर्ची व्यवहार के लिए आते हैं, और इसकी असर कैसे होती है हम सवाल में देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब उदाहरण नंबर 3 ले रहे हैं। एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ते जाएंगे और उसको करते जाएंगे। उदाहरण नंबर 3, निम्नलिखित व्यवहारों पर से श्री गायत्री ब्रदर्स की वही में रोकड़ और बैंक खानों वाली वही तैयार कीजिए। 2015
अप्रैल, प्रारंभिक रोकड़ शेष और बैंक शेष। हमने रोकड़ और बट्टे में देखा था और साधारण में भी सिर्फ एक ही प्रारंभिक शेष दी गई थी। यहाँ पे बैंक का भी समावेश है, यानी कि बैंक की भी बाकी प्रारंभिक शेष दी गई है, रोकड़ की शेष दी गई है और बैंक की भी दी गई है। कई बार बैंक ओवरड्राफ्ट दिया जाता है तो हम जमा पक्ष में बैंक ओवरड्राफ्ट की एंट्री करेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए उत्तर में श्री गायत्री ब्रदर्स की अप्रैल 2015 की रोकड़ बही, उधार जमा, तारीख, विवरण, रसीद नंबर, खाता प्रश्न नंबर, रोकड़, बैंक, रकम, तारीख, विवरण, वाउचर नंबर, खाता प्रश्न नंबर, रोकड़, रकम, बैंक। उसके बाद यहाँ पे देखिए, लिखिए फर्स्ट, देखिए यहाँ पे अप्रैल 1 शेष आगे लाए 6,000 और 5,000, 6,000 और 5,000। अब तारीख 3, पंकज को 10,000 का माल 10% व्यापारी से रोकड़ी बेचा, 10%। यहाँ पे व्यापारी बट्टे का भी असर नहीं होगा, बस हाँ माइनस जरूर होगा। जैसे पंकज को 10,000 का माल है, यानी 10,000 का 10% कितना हुआ, 1,000 हुआ। अब 10,000 में से 1,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9,000 पंकज का। अब रोकड़ी से बेचा है, यानी कि हमारे पास पैसा आया है, गया नहीं है, और रोकड़ से है, यानी कि ये रोकड़ के खाने में लिखा जाएगा। चलिए तारीख 3, देखिए तारीख 3 बिक्री खाते रोकड़ है तो रोकड़ के कॉलम में लिखा 9,000, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जो जिस व्यवहार में बैंक से ट्रांजैक्शन हो तो बैंक के कॉलम में, और रोकड़ से हो तो रोकड़ के कॉलम में आपको रकम लिखनी है। तारीख 5, जानकी के पास से 3,000 का माल रोकड़ी से खरीदा। अब रोकड़ी से खरीदा है, 3,000 का यहाँ पे कोई बट्टा नहीं दिया, कुछ भी नहीं, तो जानकी का रोकड़ी से खरीदा, यानी कि माल गया और माल आया और पैसा गया है हमारे पास से, तो पैसे में कमी हुई है। तो पैसे में कमी हुई है तो रोकड़ बही की जमा खाते में तारीख 5 खरीद खाते और रोकड़ के कॉलम में 3। ठीक है, हाँ, और तारीख 7 रुपये 15,000 रोकड़ बैंक में भरी। तो यहाँ पे अपने व्यक्तिगत खाता का नियम, व्यक्तिगत खाता का नियम क्या है, लेने वाला उधार और देने वाला जमा। लेने वाला उधार आपको, ये देखिए नियम हमारा जो है व्यक्तिगत खाता का नियम, लेने वाला उधार और देने वाला जमा। ठीक है, ये नियम ही हम अब देखिए। ट्रांजैक्शन क्या है, तारीख 7 1500 रोकड़ बैंक में भरी, यानी कि व्यक्तिगत खाता का नियम लागू किया। व्यक्तिगत खाता का नियम क्या है कि लेने वाला उधार और देने वाला जमा। बैंक में भरी तो लेने वाला कौन है, बैंक है, बैंक लेने वाला है, तो बैंक खाते उधार, और क्या हमारे पास से गया, रोकड़ गया, तो रोकड़ खाते जमा। बैंक खाते उधार और रोकड़ खाते जमा, इसका ये रोजनामचा होगा। अब रोजनामचा ये हुआ तो अब इसकी असर एक उधार में भी होगी और जमा में भी होगी। ओके, तो हम इसका ट्रांजैक्शन देखते कैसे। सबसे पहले देखो यहाँ पे तारीख 7, यहाँ पे क्या लिखा है, हमेशा जो रोजनामचा है उसका अपोजिट लिखा जाएगा। ठीक है, रोकड़ खाते बैंक खाते उधार है तो रकम जरूर यहाँ पे लिखी जाएगी बैंक के कॉलम में, लेकिन जब यहाँ विवरण में लिखा जाएगा, विवरण में रोकड़ खाता लिखा जाएगा। और यहाँ पे देखिए चखा लिखा है और यहाँ पे 1500 और यहाँ पे रोकड़। अब इसकी जमा पक्ष में लिखेंगे तो बैंक खाता लिखा जाएगा, विवरण में बैंक लिखा जाएगा और रकम रोकड़ खाता में लिखी जाएगी। और जखा
रकम जो हमारा रोजनामचा है, ठीक है, जैसे बैंक खाते उधार और रोकड़ खाते, ठीक है, हमने क्या किया, रोकड़ खाते जमा, तो बैंक का हम अमाउंट वही लेंगे, ठीक है, पर लिखेंगे क्या हम यहाँ पे देखिए, लिखेंगे विवरण में रोकड़ और यहाँ पे बैंक, ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे ज ख यानी कि जमा खर्ची व्यवहार है। अब नेक्स्ट तारीख 9, स्टेशनरी खर्च के 1000 और वेतन खर्च के 3000 चेक से चुकाएं, यानी कि ये चेक से बैंक से चुकाया गया है, ठीक है, चुकाया है, हमारे पास से पैसा गया है, ठीक है। तो जमा तरफ देखिए, तारीख 9 है, तारीख 9 स्टेशनरी खर्च खाते बैंक कॉलम में देखिए 1000, वेतन खर्च 3000, ठीक है। अब तारीख 11, दुकान भाड़ा के 1100 रोकड़ी चुकाया, दुकान भाड़ा के रोकड़ी चुकाया, तो रोकड़ से गया है तो चुकाया है यानी गया है। तारीख 11 दुकान भाड़ा खाते रोकड़ के कॉलम में 1100। तारीख 14 श्रेया के पास से 3000 का चेक मिला जो तुरंत बैंक में भर दिया, यानी कि ये हमारा जमा खर्ची ट्रांजैक्शन हो जाएगा। नहीं, अभी सिर्फ हमारा भरा है, देखिए भरा है इसलिए ये नहीं होगा। श्रेया के पास से चेक मिला है जो तुरंत भरा है, यानी कि हमारा श्रेया खाते आया है पैसा, तो 3000 हो जाएगा, देखिए 3000 हुआ। उसके बाद तारीख 17 रुपये 1000 बैंक में से आग का बीमा भरने के लिए निकाले हैं, यानी कि बैंक में से निकाला, जमा खर्ची व्यवहार हुआ, यानी कि रोकड़ खाते उधार और बैंक खाते जमा। रोकड़ के कॉलम में 1000, बैंक के कॉलम में यहाँ पे विवरण में लिखा है, बैंक खाते 1000 और यहाँ पे जमा खर्ची ट्रांजैक्शन। और उसी तरीके 17 में देखिए यहाँ पे रोकड़ खाते ख और बैंक के कॉलम में जमा खर्ची, यानी कि इसका जो रोजनामचा बनेगा रोकड़ खाते उधार, क्योंकि भरा इसलिए रोकड़ खाते उधार भरा है कि निकाला है, देखिए निकाला है, भरने के लिए निकाला है, बैंक में से निकाला है, यानी कि गया है, तो रोकड़ खाते उधार और बैंक खाते जमा। तो जमा कॉलम में देखिए हमारा जमा कॉलम में बैंक में जमा किया है और यहाँ पे रोकड़ में उधार किया है, पर हम जब विवरण में लिखते हैं तो उसके अपोजिट यानी क्रॉस एंट्री लिखी जाती है विवरण की, ठीक है स्टूडेंट्स, ये खास ध्यान रखना है जमा खर्ची ट्रांजैक्शंस में। तारीख 21 घर के लिए 800 का फर्नीचर खरीदा, जरूरत रकम चेक से धंधा के बैंक में से लिख कर दी है। तारीख 21 आहरण, क्योंकि निजी खर्च के लिए उपाय है तो उसे हम आहरण के तौर पे कहेंगे, तो आहरण खाते उधार 800 बैंक से ट्रांजैक्शन हुआ है इसलिए। तारीख 23 आग का बीमा चुकाया, तो तारीख 23 आग का बीमा प्रीमियम खाते उधार, वो रोकड़ है इसलिए 1000। तारीख 27 अकबर भाई को 5000 का माल भेजने का आदेश दिया है, यानी कि ये गैर आर्थिक व्यवहार है, तो गैर आर्थिक व्यवहार का यहाँ पे असर नहीं होगा। इसका हम टोटल करेंगे, देखिए यहाँ पे शेष है तो इसका टोटल करेंगे, यानी कि इन दोनों का टोटल करेंगे 16000 और इसका बैंक का होगा 9500। 16000 में से हमेशा ध्यान रखना प्रारंभिक शेष उधार दी गई है तो आपकी अंतिम शेष जमा आएगी, ठीक है। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है तो आपका उधार शेष आ जाएगा, खास ये ध्यान रखना। यहाँ पे प्रारंभिक शेष उधार दिए तो आपकी जमा शेष ही आएगी। तो उसके बाद यहाँ पे इन सबको माइनस करेंगे तो आपकी
अंतिम शेष जो होगी वो ये रहेगी, यानी कि 9,400 और 3,700। बैंक रोकड़ का आएगा 9,400 और बैंक का आएगा 3,700। जो अगले महीने के लिए मई 1 की शेष आगे लेके गए 9,400 रोकड़ की और बैंक की होगी 3,700, यानी कि ये हमारी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी नेक्स्ट मंथ के लिए। तो इस तरीके से हम सवाल करेंगे बैंक और रोकड़ के। अब यहाँ पे देखिए तारीख 7 जमा खर्ची व्यवहार है, हम यहाँ पे भी टिप्पणी लिखना आवश्यक है, लेकिन आपको हम लास्ट में बता रहे हैं इस चीज़ को। तारीख दूसरा है 17, 1,000 प्रीमियम के लिए निकला है, वो भी जमा खर्ची व्यवहार है, ठीक है। तारीख 23 वास्तव में रोकड़ के वह पक्ष में दर्शाया जाएगा क्योंकि बीमा प्रीमियम का है और बिन आर्थिक व्यवहार का लेखा नहीं होगा, जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है, क्योंकि गैर आर्थिक व्यवहार है या बिन आर्थिक व्यवहार है। इस वजह से स्टूडेंट यहाँ पे रोकड़ और इस तरीके से रोकड़ और बैंक के सवाल किए जाएंगे। अब हम बैंक और बट्टा के सवाल नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।